जय भारत। मैं हूं फैज शेख और आप देख रहे हैं के भारत समाचार। जी हां, आज एक गर्मा गर्म मुद्दे पर हम आपको मिलवाएंगे एक बड़ी शख्सियत से जो कि विश्वविख्यात है। पूरी दुनिया में इनके चर्चे हैं। दुनिया इनके नाम की मोहताज नहीं, इनके चेहरे को देखते ही लोग समझ जाते हैं कि ये कौन है और माइक पर क्या कुछ कहने वाले हैं। जी हां, हम आपको मिलाएंगे विश्वविख्यात शायर जनाब मुनव्वर राना साहब से, जो कि आजकल चर्चा में बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा व्यूअर्स कि जो भी मुद्दे भारत में ज्वलंत होते हैं, CAB, CAA, NRC, इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून की अगर बात की गई, या फिर लोगों को यहाँ से पलायन की बात की जाए, या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, या कश्मीर में धारा 370 को हटाने को लेकर कोई भी कार्यक्रम भारत में चलाया जाए, राजनीतिक कार्यक्रम, उसका हिस्सा लगातार जनाब मुनव्वर राना साहब रहे हैं। ये अपने आप को गाहे बगाहे बचा नहीं पाते हैं किसी मुद्दे से। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है, इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये शायर हैं। शायर के हाथ में कलम होता है, लेखनी होती है। जो वो लिखता है, जो वो तहरीर करता है, वो कहता है। ना तो उसका कलम निडर होता है, ना तो उसकी जबान और उसका दिल और उसका जहन, ये सब एक साथ चलते हैं। इनका तारतम होता है। उसी तारतम में लगातार प्रखर मुद्दों पर अपनी बात प्रमुखता से रखते चले आए हैं। मैं आपको व्यूअर्स मिलाने जा रहा हूं मुनव्वर राना साहब से, क्योंकि ताज़ा एक मामला 7 समंदर पार फ्रांस में हुआ है। उस मुद्दे पर मुनव्वर राना साहब ने बयान दिया है। उनको इस मुद्दे पर जिहादी भी कहा गया है, आतंकवादी भी कहा गया है, तमाम सारे लक़ब से नवाजा गया है। क्या कुछ इनकी सोच है और क्या कुछ इन्होंने कहा है? जो इन्होंने कहा है वो जायज़ था, या जो इन्होंने कहा है वो गलत था, या जो इन्होंने कहा वो जायज़ था, इनके साथ जो किया जा रहा है वो सौतेला व्यवहार है? इन सारे मुद्दों पर मेरी कोई राय नहीं होगी। राय खुद जनाब मुनव्वर राना साहब की होगी। मुनव्वर राना साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत के भारत समाचार में। मैंने जो भी भूमिका बनाई, जो भी सवालात करने थे, उन सबकी भूमिका बना दी। गालिबन सब कुछ आपके जहन में आ गया होगा। बात फ्रांस की है, सिर्फ और सिर्फ फ्रांस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रांस में प्रॉफेट मोहम्मद का तस्वीर शाया होता है। उस कार्टूनिस्ट ने बनाया, यकीनन वो गलत था, निंदनीय था। कोई उसका सपोर्ट समर्थन नहीं कर सकता है। मानववादी चेहरा कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा। उस शिक्षक ने जो कुछ किया, क्लासरूम के अंदर तस्वीर बनाई, वो भी गलत थी, निंदनीय थी। और उसके बाद जिसने मर्डर किया वो भी कतान निंदनीय है। इस्लाम में भी इसकी कोई जगह नहीं है। आपका एक बयान इतना विवादित कैसे हो गया? माफ़ कीजिएगा, जो आपने भी बयान किया, यही छोटी सी बात तो मैंने भी कही थी। सबसे पहले न्यूज़ नेशन वालों ने मुझसे गुफ्तगू की थी, तो मैंने यही कहा था कि देखिए, किसी भी मज़हब की के किसी पैगंबर की तस्वीर कार्टून बनाना बुरी बात है। जिस टीचर ने कार्टून बनाया उसने बुरा किया। जिस लड़के ने कत्ल कर दिया उसने उससे भी ज़्यादा बुरा किया। तो होना यही चाहिए कि इससे बचना चाहिए कि इस तरह की कोई भी आपत्तिजनक कार्टून या तस्वीर जिससे किसी भी धर्म विशेष को अगर तकलीफ़ पहुंचती है, तो वो किसी बड़े झगड़े, किसी बड़े फसाद, किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। मैंने बात कही थी, लेकिन उसको ये अलग बात है कि नहीं, आपका सर माजरत चाहूँगा, आपका वो एक लाइन का बयान मैं भी होता तो यही करता जी, कैसे उसको हमारे व्यूअर्स को समझाइए, क्या था? नहीं, देखिए, ये मैंने वहाँ के लिए तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने यही कहा कि जैसे हमारे मुल्क में एक फ्रेज, एक जुमला चल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो भारत कोई लज्जित पापड़ है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? हमने 30 साल पहले शेर कहा था कि दिखाते हैं पड़ोसी मुल्क आंखें तो दिखाने दो, कहीं बच्चे के भूसे से भी माँ का गाल कटता है। तो मेरी मजबूरी ये है कि मैं शायर हूँ। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि किसी चीज़ को मैं डिफाइन करूँ, तो लोग उसके गलत मतलब निकाल लेते होंगे। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अगर मैं वहाँ होता या उस लड़के की जगह होता तो मैं मार देता। ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो कहीं भी नुकसानदेह होते हैं। मैंने कहा, बल्कि मैं इस तरह का आदमी हूँ कि जब मैंने टीवी पर देखा कि एक लड़की गैर मुस्लिम जो थी, उसको 2 लड़कों ने शूट कर दिया,
और जब मैंने देखा कि वो दोनों मुसलमान हैं तो मुझे अंदर से बहुत नफ़रत मेरे अंदर जागी कि ये बहुत ही घटिया काम है, ये तो किसी तरह का गैर इंसानी काम भी है और इस्लाम से तो इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इस तरह से जुल्म करना, किसी को मार देना। तो मैंने ट्वीट करके मैंने यही कहा था कि होना ये चाहिए कि इस मुल्क से अगर रेप की जो एक परंपरा चली आ रही है, अगवा जो हो रहा है, जो लड़कियों पर जुल्म हो रहा है या किसी पर जुल्म हो रहा है, उसकी सज़ा सिर्फ यही है कि वो दोनों जो मुसलमान लड़के हैं उनको उसी जगह पे जहाँ उन्होंने उस लड़की को शूट किया है वहीं लाकर शूट कर दें और शूट करने से पहले ऐलान कर दें कि इस वक्त इन दोनों लड़कों को यहाँ गोली मारी जाएगी। अगर ये हो तो इस मुल्क से ये चीज़ें दूर हो सकती हैं, ये मैंने कहा। दूसरी बात मैंने ये कही कि देखिए जज्बात से खेलना, मज़हब से खेलना वो ख़राब होता है। हमारे मुल्क में अगर कोई देवी देवता की तस्वीर अगर बनाता है तो अगर हमारे सामने कोई हमारा कोई आदमी बनाए तो हम उसको मार देंगे, ये मैंने बात कही। उसको उन्होंने फ्रांस से जोड़ दिया, अमेरिका से जोड़ दिया, लंदन से जोड़ दिया, ये मेरा मकसद नहीं था। मैंने मिसालें भी दी कि अब इसको आप क्या कीजिएगा कि ये शायद इंडियन मेंटलिटी है कि ये जो ऑनर किलिंग के नाम पर हज़ारों बरस से कत्ल होते हैं उसको आप क्या कहेंगे। अगर उस लड़के ने अगर मारा तो धर्म के नाम पर उसको पागलपन का हुआ, तो जुनून की कोई कैफियत नहीं है। ये जुनून है कि जिस लड़के को, जिस लड़की को 9 महीने कोख में रख के पाला गया हो, वही उसी लड़की को ऑनर किलिंग में मार दिया जाए। तो मुनव्वर साहब एक मिनट, उसी तरह आप ये सोचिए कि अगर मकबूल फ़िदा हुसैन जिन्होंने इस मुल्क में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से रहे, लेकिन उनसे एक गलती हुई या कह लें कि जानबूझ के किया होगा, इग्नोर लो, लेकिन उन्होंने देवी देवताओं की कुछ अभद्र तस्वीरें बनाई, नतीजे के तौर पर उनका स्टूडियो जलाया गया, उनके पोर्ट्रेट जलाए गए, और अगर वो हिंदुस्तान से भाग नहीं जाते तो उनका कत्ल भी हो जाता, और वो हिंदुस्तान से भाग के वो एक दूसरे मुल्क में 93 साल की उम्र में मरे। इसके अलावा मैंने कहा ये जो पहलू खान, तबरेज़ अंसारी, इखलाक, इसका कत्ल हुआ है तो क्या हुआ कि कोई गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर इस मुल्क में कत्ल हो रहा है, कितनों को सज़ा मिलती है। तो मैंने कहा कि ये जो मज़हब के नाम पर, अगर ठीक है अगर यहाँ गाय काटना मना है तो अगर कोई गाय काटता है तो वो गलत करता है, तो हम उसके हक़ में तो नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन तो मैंने इन्हीं हवालों से मैंने बात की, लेकिन उसमें मीडिया मुख्तलिफ जुमले निकाल लेता है, काट पीट के उसने अपने मतलब से निकाला। और मैंने ये बात कही कि देखिए न मैं दल बदलूँ हूँ, न बयान बदलूँ हूँ, न मकान बदलूँ हूँ, जो मैंने कहा उस पर मैं हर कायम हूँ। अगर हुकूमत या अदालत अगर मुझे सज़ा देना चाहती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं मुद्दे पे आता हूँ वापस, क्योंकि अखलाक और पहलू इन पर तमाम सारी गुफ्तगू आपसे होती रही है। मैं फ्रांस के मुद्दे पर वापस आता हूँ। इस मुद्दे पर लगातार आप पर जो प्रहार हो रहे हैं उसमें कुछ शब्द कहे गए जैसे जिहादी और इस तरीके की जो भाषाओं का प्रयोग हुआ है, आप उससे आहत हुए और आपने खुलकर कैसे हमारे दर्शकों को समझाएं, क्या कुछ आप मतलब इस टाइम कैसे इसको आप सुन रहे हैं, क्या कुछ है आपके जहन में, ये कौन सी भाषा है, इसका इस्तेमाल सही हो रहा है? मुझे तकलीफ यही होती है कि 69 साल की उम्र में, और आप ये समझें कि हमारा पूरा ख़ानदान जिस तरह का था या है, हिंदुस्तान के में रहता है और वफ़ादार रहा, और उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ वो मेरी बात कीजिए। तो मेरे जैसे आदमी को अगर कोई शख्स अगर कहता है कि ये पाकिस्तानी है, तो हम ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत अगर गूंगी ना हो, अगर बहरी ना हो, अगर अंधी ना हो, अगर कम्युनल ना हो, तो उसको उस शख्स को पकड़ना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि तुम ये साबित कर दो कि ये आदमी पाकिस्तानी है, तो मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए या जेल भेज दिया जाए। और अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो उस शख्स को पागल खाने भेज दिया जाए। ये जो नफ़रतों का ऐलान होता है कि आतंकवाद का आज तक तो डिफाइन ही नहीं हो सका पूरी दुनिया में, आतंक किसको कहते हैं। आप अगर मैंने कोई एक अब शब्द कोई जुमला बोल दिया तो मैं आतंकवादी, जो गोडसे को जायज़ करार दे रही है
जो महात्मा गांधी को, बापू को, हिंदुस्तान के पिता जिनको कहा जाता है, उसको जो औरत उसके मारने वाले को सपोर्ट करती है, उसको संसद भवन में सलामी दी जाती है, ये शर्म की बात है। आप उससे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुसीबत ये आ गई है ये 5 बरस 7 बरस में हिंदुस्तान में कि यहाँ किसी वैक्सीन की कोई ईजाद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसा टेप ईजाद करें जिससे मुसलमानों की होड़ बंद हो जाए, वो बोलने के लायक न रहें। वो कुछ भी बोलेंगे वो हुकूमत को बुरा लगेगा, हुकूमत के जो चाटुकार हैं उनको बुरा लगेगा। ये जो IT सेल जिसका मैंने नाम रखा है इंडियन टेररिस्ट सेल, इनको बुरा लगेगा। ये जितने ये गुंडा गैंग है जिनको जो लोगों को घेर के मारते हैं उनको बुरा लगेगा। तो इसको क्या किया जा सकता है? आप मुसलमानों के होंठ सिलवा दीजिए, होंठ कटवा दीजिए, ज़ुबान कटवा दीजिए, ताकि वो कुछ बोल ना पाए। आप जो करें और वो सब जायज़ हो। अगर हम सही बात भी बोलें तो वो बुरा लगे। आप अगर पाकिस्तान में फ्रांस में हादसा हुआ, हंगामा इतना हो रहा है, अगर आप आतंकवाद इसी को कहते हैं, तो जब फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक़ और अफ़गानिस्तान के मुल्कों के अस्पतालों पर बमबारी की, मरीज़ों को मारा, जब स्कूलों पर बमबारी की, बच्चों को मारा, जब मस्जिदों पर बमबारी की, इबादत करने वालों को मारा, तो क्या ये आतंक नहीं है? इसको आप आतंक नहीं कहेंगे? जब आप अफ़गानिस्तान में बच्चों को मार रहे थे, अगर जब तब तो वो आतंक नहीं था, लेकिन जब ओसामा बिन लादेन ने किया या नहीं किया इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत बड़ी मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश थी। उसने मालूम हुआ कि अगर कोई एक छोटा सा जहाज़ लगा दिया, किस प्लान से पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई, वर्ल्ड टावर, तो उसमें मालूम हुआ कि पूरी दुनिया के मुसलमान या इस्लामी आतंकवाद, व्हाट इज इस्लामी आतंकवाद? अगर दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद है तो भाई हिंदुत्व आतंकवाद भी है, इसराइली आतंकवाद भी है, यहूदी आतंकवाद भी है, ईसाई आतंकवाद भी है। आप सब नाम दीजिए, सबको डिफाइन कीजिए, लेकिन पर्टिकुलर एक किसी कम्युनिटी को आप नफरत या प्लान के तहत अगर आप कहते हैं तो ये बुरा है। मैंने जो बात कही थी, आखिर में प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस को भी कहना पड़ा कि कत्ल करना बहुत बुरा था, लेकिन कार्टून बनाना भी बुरा है। दुनिया के अगर 56 मुल्क अगर एहतजाज कर रहे हैं किसी बात पर, तो इसका मतलब है कि हमने कोई गलत बात नहीं कही। अगर हिंदुस्तान में एक आदमी ने सच बोल दिया तो यह हिंदुस्तान के लिए बड़ी बात होनी चाहिए कि अगर हमने सच बोला, हमारे मुल्क में सच बोलने वाले मौजूद हैं। मैं किसी मुस्लिम मुल्क का चाटुकार नहीं हूँ, कहीं से चंदा नहीं आता है मेरे पास, न मैं हिंदुस्तान में किसी सियासी पार्टी का मैं चाटुकार हूँ। मैं एक शायर हूँ, मेरा कलम सच बोलता है। मैं 69 साल से जो लिखता हूँ, मेरी शायरी में मोहब्बत है, ममता है, मुल्क है, यही सब कुछ है। लेकिन जहाँ इंसाफ की बात होती है तो वो मुझे लिखना पड़ता है। अगर मैं नहीं लिख सकता हूँ तो फिर मुझे अपने कलम को पायजामे में नारा डालने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राणा साहब, मैं थोड़ा समाजत चाहता हूँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो FIR हुई है, ये FIR मैं आ रहा हूँ राणा साहब, उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा सब्र करिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपका जो बयान आया फ्रांस पर, आपको नहीं लगता कि ये बयान सही है? आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि टाइमिंग थोड़ी सी गलत है? बिहार इलेक्शन है, चल रहा है, आपके जहन में बिहार चुनाव नहीं था क्या? नहीं, इससे हमें चुनाव से क्या लेना देना? नहीं, बिहार चुनाव में क्या किसी सियासी पार्टी को इसका फायदा नहीं हो सकता है आपके बयान का? हमें तो भाई इसका अंदाज़ा नहीं है, फ़ायदा नुकसान। ये फ़ायदा नुकसान तो बनिए देखते हैं, शायर नहीं देखता है। नहीं, इसका इस्तेमाल आपको क्या लगता है? जैसे बिहार इलेक्शन है, आपके जो बयान है उस बयान का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, ये तो आप भी देख रहे हैं, FIR भी हुई है, लगातार मीडिया कवरेज कर रही है, चला रही है, तो ये नहीं लगता है कि ये टाइमिंग थोड़ी सी मिसमैच थी या कुछ? तो फिर तो अच्छा है, जिस पार्टी को फ़ायदा पहुँचेगा वो कुछ हमें पैसे पहुँचाएगी, कुछ हमें ला करके देगी, तोहफा देगी। चलिए अब आते हैं, खैर आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं। FIR आपके ख़िलाफ़ FIR हुई है और कई सारे सेक्शंस में FIR दर्ज की गई है। क्या पुलिस की तरफ से लोगों का दबाव भी है? तमाम सारे लोग गिरफ्तारी की भी मांग उठा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? पुलिस ने कोई कांटेक्ट आपसे किया है? क्या कुछ चल रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं तो परसों मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये यूरिन में तो
पाइप पड़ा हुआ था, तो मैं तो बहुत बेहोशी में था। कल कोई मीडिया वाला आ गया था, तो उसने मुझे बताया कि साहब आपके खिलाफ FIR है। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कभी FIR हुई नहीं, तो FIR हुई है तो मज़ा आना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में अगर मुख्यमंत्री पे FIR होती हैं तो वो फ़ौरन पहुंचता है हाई कोर्ट, कहता है आए मुख्यमंत्री मेरी FIR ख़त्म कर दो, जितने मैंने बुरे काम किए तो काट दो, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। लेकिन अगर एक शायर अगर सच बोल दे तो उसके लिए FIR भी होगी, अदालत भी होगी, जेल भी होगी, और अगर ये सब है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और मैंने ये कह दिया कि मैं ज़मानत लेने नहीं जाऊँगा, मुझे ले जाकर वो जेल में बंद कर दें, क्योंकि 2015 में मैंने अपनी मरती हुई माँ के पैर छूकर सिर्फ एक बात कही थी कि जब मैं आपके पैरों में कब्र की मिट्टी के नीचे लेटना चाहूँ तो मैं इस तरह हूँ कि आप कहें कि मेरा बेटा आ रहा है। मैं सच बोलता हुआ हूँ, मैं ईमानदारी की बात करता हुआ हूँ, मैं इस मुल्क या इस कौम या इंसानियत के लिए बोलता हुआ हूँ, तो मुझे इससे किसी से डर नहीं लगता है। और मैं घर के बीमार बिस्तर पर मरना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत पहले से ये बात कहता हूँ कि मेरे लिए मरना जेल में अच्छा है, ताकि दुनिया को ये मालूम तो हो कि हिंदुस्तान में एक 70 साल 69 साल का बूढ़ा जो है वो सिर्फ उसने इसलिए जेल में जाके जान दे दी कि उसको सच बोलने की आदत थी। तो कम से कम हिंदुस्तान की इज्जत तो बच जाएगी, जहाँ झूठों की एक टीम है जो इस मुल्क की हुकूमत और इस मुल्क को चला रही है। तो ये थे जनाब मुनव्वर राना साहब, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई, जिनके बेपाक बयान आपको सुनवाए, सारे मुद्दों पर खुलकर उन्होंने चर्चा की, उन पर FIR हुई है उस पर भी चर्चा की, फ्रांस के लिए जो उन्होंने बयान दिया था उस पर भी अपनी सफाई पेश की कि मेरा कतई ये मकसद नहीं था, कतई फ्रांस के संदर्भ में मैंने ये बात नहीं की थी, ये बात सिर्फ और सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में कही गई थी। ये सारे बयानात आपने व्यूअर्स सुने हैं, कैसा लगा आपको ये सब कुछ आप अपनी राय दे सकते हैं। कि भारत समाचार पर आप इस ट्विटर हैंडल पर जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा हमारे इस खास इंटरव्यू को। और जाने से पहले, इजाजत लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुनव्वर राना साहब शदीद बीमार हैं। हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि पेशाब की थैली, नलकी भी पड़ी हुई है इनको। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। ये शिद्दत के साथ बीमार हैं और जैसा कि इन्होंने कहा है कि मैं बीमार हूं, ये दिख रहा है बीमार हैं। तमाम सारी दवाइयां भी मेरे अगल बगल रखी हुई हैं। इनका ये अपना ऑफिस का कमरा किसी अस्पताल से कम नहीं दिख रहा है। और अब ऐसी हालत में कि भारत समाचार को इन्होंने अपना कीमती समय दिया, हम इसके लिए इनके शुक्रगुजार होंगे। लेकिन जाने से पहले हम एक बात अपने व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं कि जो कुछ मुनव्वर राना साहब ने कहा या इनकी बेटी सुमैया राना ने कहा, उसके संदर्भ में किस तरीके के प्रचार और प्रसार हुआ, किस तरीके से इनके खिलाफ और इनके फेवर में बातें की गई, वो सारा कुछ व्यूअर्स आपको डिसाइड करना है। आप इस पर अपनी एक राय बनाएं और हमें जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू को देखने के लिए आप सबका। जय हिंद, जय भारत।